Hello everyone, I am Ravinder Kumar Dubla, Assistant Professor of Political Science, presently working at Government College for Women, Ambala City. Today we will discuss the political ideas of Manvinder Nath Roy, M.N. Roy. M.N. Roy was born in 1815 in a very small village of Chobis Pargana Jila of Paschim Bengal. मनविंदर नाथ रॉय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से पहले ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा रहा। मनविंदर नाथ रॉय तत्कालीन और प्रचलित समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित रहे और अपने मार्क्सवादी विचारधारा के कारण ही ये यूरोप के कई सारे देशों की इन्होंने जो है यात्राएं भी की और मार्क्सवाद के बड़े संगठनों में भी एक तरह से बहुत ही एक्टिव भूमिका में ये रहे। भारतीय राज्य और राजनीति के बारे में इन्होंने एक मार्गदर्शन के रूप में एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था को अपनाने और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने की बात की जिसमें स्वतंत्रता और अधिकारों का भी जो है पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। मनविंदर नाथ रॉय के राजनीतिक विचारों में सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति के संबंध में विचार। मनविंदर नाथ रॉय को यदि व्यक्तिवादी विचारक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मनविंदर नाथ रॉय के जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचार हैं वो व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और व्यक्ति के अधिकारों के साथ वो कभी भी कोई भी समझौता नहीं करना चाहते, चाहे वो राज्य है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राष्ट्र है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में व्यक्ति से ऊपर किसी का भी स्थान नहीं है। इसलिए व्यक्ति के संबंध में जो इनके विचार हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का दिया जाना बहुत जरूरी है और राज्य, समाज या राष्ट्र ये सब बाद की बातें हैं, सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी तौर पर जो है व्यक्ति ने ही समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण अपने स्वयं के विकास के लिए किया है और व्यक्ति को समाज, राज्य या राष्ट्र की सोच के ऊपर या विचारधारा के ऊपर न्यौछावर नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य, समाज या राष्ट्र जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो व्यक्ति के बारे में बिल्कुल इनके क्लियर विचार हैं कि व्यक्ति प्रत्येक संस्था का, प्रत्येक विचारधारा का केंद्र बिंदु जो है वो माना जाता है। सेकंड जो इनके राजनीतिक विचारों में सेकंड हम पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं व्यू रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति और समाज के बारे में इनके विचार। तो इनके राजनीतिक विचारों में किस तरह से ये समाज को जो है व्यक्ति से सेकेंडरी मानते हैं और व्यक्ति को प्राइमरी मानते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक तरह से अपने आप में अनोखा विचार है। प्रचलित जो सोसाइटी थी, समकालीन जो व्यवस्था थी, उसमें जैसा कि हम आपको पहले भी कह रहे हैं कि समाजवादी विचारकों से बहुत प्रभावित रहे, लेनिन से, स्टालिन से, मार्क्स से बहुत प्रभावित रहे और समाजवादी या मार्क्सवादी जितनी भी बैठकें होती थी विश्व भर में ये सब का भ्रमण भी करते थे। परंतु ये समाज को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में कहीं भी आड़े नहीं आने देना चाहते थे। राय की दृष्टि में समाज की जो आत्मा है, यानी समाज जिसके लिए है वो व्यक्ति है, यानी समाज को व्यक्ति के ऊपर न्यौछावर किया जा सकता है। समाज के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को न्यौछावर किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्र, राज्य या जो है एक सामाजिक राज्य जो है, जिस राज्य का समाज जो है वो विकसित है या जिस राज्य में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित है, वो जितना भी विकसित है वो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
एम एन रॉय का मानना था, मनविंदर नाथ का रॉय का मानना था कि कई बार सोसाइटी में सामाजिक हितों के नाम पर, सामूहिक हितों के नाम पर जो है व्यक्ति के जो व्यक्तिगत हित है उनको निछावर कर दिया जाता है, समाज को प्राइमरी माना जाता है। लेकिन जो एम एन रॉय थे उनका मानना था कि समाज जो है वो सेकेंडरी है, समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, समाज व्यक्तियों ने स्वयं के विकास के लिए बनाया है, समाज जो है व्यक्तियों ने सामाजिक होना इसलिए स्वीकार किया है ताकि उनको उनका जो जीवन है वो सुगम हो सके। ऐसा नहीं बिल्कुल भी मनविंदर नाथ रॉय मानने को तैयार थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, सामाजिक कानूनों के नाम पर, सामाजिक बंधनों के नाम पर, सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर, सामाजिक परंपराओं के नाम पर हम व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किसी भी तरह से जो है खत्म नहीं कर सकते। व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के, चाहे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, चाहे वो बोलने, खाने पीने, रहने, बसने, चलने फिरने, व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, उसको किसी भी हद तक जाकर वो खत्म नहीं करना चाहते। और सामाजिक जो गैर तर्कपूर्ण जो परंपराएं हैं या सामाजिक गैर तर्कपूर्ण जो है रूल्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है व्यक्तियों के जो अधिकारों के लिए। इस प्रकार के विचार एम एन रॉय के थे। इसी तरह यदि एम एन रॉय के राज्य के संबंध में विचार पढ़े जाएं तो अगेन वो यही बात स्वीकार करते हैं कि चाहे समाज है, चाहे राज्य है, चाहे वो राष्ट्र है, कोई भी संस्था है, व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध, व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध जो है कोई भी नहीं है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो राष्ट्र है, चाहे वो राज्य है। 1936 के बाद जब एम एन रॉय पर मार्क्सवाद का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, उस समय उन्होंने स्वयं ये बात स्वीकार की थी कि राज्य जो है राज्य को किसी भी तरह से समाज को अपने अधीन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी राज्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। राज्य को व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों को और व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य की इच्छा पर व्यक्ति की इच्छा न्यौछावर नहीं की जा सकती, बल्कि व्यक्तियों की इच्छा पर राज्य की इच्छा न्यौछावर की जा सकती है, ऐसा एम एन रॉय का मानना था। यानी राज्य को बहुत बड़ा स्थान जो है वो नहीं देते हीगल की तरह। जैसे हीगल जो है राज्य को एक बहुत बड़ी संस्था मानते थे, या इसके अलावा जितने भी अन्य जो है कई आदर्शवादी विचारक हुए, उदारवादी विचारक हुए, वो राज्य को जो है बहुत बड़ी संस्था मानकर और व्यक्तियों के हितों और अधिकारों को कुछ हद तक निछावर करने की बात करते थे। परंतु एम एन रॉय व्यक्ति के हितों और व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को किसी भी तरह से राज्य के अधीन नहीं करना चाहते थे, और उल्टा राज्य का ही ये कर्तव्य वो बताते थे कि व्यक्तियों के इस प्रकार के अधिकारों, स्वतंत्रताओं को विकसित करना और व्यक्तियों को उस प्रकार का जीवन देना जिस प्रकार का जीवन वैश्विक स्तर का है। व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन सुधारना, व्यक्तियों का रहन सहन सुधारना, व्यक्तियों के लिए और तरह की भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, इस प्रकार के राज्य के कार्य होने चाहिए। और राज्य जो है वो व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार ही चले, ना कि व्यक्ति राज्य की इच्छा के अनुसार चले। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं राष्ट्रवाद के संबंध में एम एन रॉय के विचार बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार वो राज्य या समाज के सामने व्यक्ति को छोटा नहीं देखना चाहते हैं, व्यक्ति की अधिकारों और स्वतंत्रताओं की अवहेलना होते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक इसी प्रकार वो राष्ट्र के नाम पर भी लोगों के व्यक्तिगत हितों को न्यौछावर करना नहीं चाहते। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार हमने अभी हीगल की बात की, हीगल के विचारों को बिल्कुल ये सिरे से नकारते हैं कि जो राष्ट्र है वो लोग जो हैं वो सेकेंडरी हैं और राष्ट्र जो है वो प्राइमरी है, जैसे कि हीगल का मानना था। परंतु यहाँ हीगल के विचारों को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं एम एन रॉय, और कहते हैं कि राष्ट्र किसी भी तरह से कभी भी व्यक्तिगत हितों से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि वो इस बात से परिचित थे कि राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत प्राचीन सिद्धांत है, और राष्ट्र राज्य की जो कल्पना है
या राज्य का राष्ट्रवादी राज्य होना, ये कल्पना जो है बहुत प्राचीन है और बहुत सारे देशों ने इसका फायदा उठाकर देशों का विकास भी किया है। परंतु कहीं ना कहीं उनको इस बात का हमेशा डर था कि राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनको कहीं ना कहीं समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत भले ही प्राचीन है, आधुनिक विश्व में की जो परिस्थितियां हैं, आधुनिक जो प्रजातांत्रिक युग है, आधुनिक जो समाजवादी व्यवस्था है, उसमें राष्ट्रवाद की या राष्ट्र राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विचार इन्होंने दिए और साथ ही ये भी बताया कि राष्ट्रवाद की भावना उस समय जरूरी थी जब देश जो थे, जब राज्य जो थे वो साम्राज्यवादी थे, क्योंकि उनको लोगों को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए, लोगों को राज्य की आलोचना से बचाने के लिए, लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रयोग किया जाता था, उसका यूज किया जाता था। और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की स्वतंत्रताओं, अधिकारों की बात नहीं की जाती थी, लोगों के रोजगार की बात नहीं की जाती थी, लोगों के विकास की बात नहीं की जाती थी, लोगों की व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती थी, आर्थिक विकास की बात नहीं की जाती थी। तो इन सब बातों को सेकेंडरी रखकर जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें राष्ट्रवाद का बोलबाला था, चाहे वो फांसीवाद है, चाहे वो नाजीवाद है, इनको सिरे से एम एन रॉय ने नकारा कि फांसीवाद और जो है नाजीवाद जो व्यवस्था थी उसमें साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्थाएं चलाई गई थी और राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट का प्रयोग साम्राज्यवादी नीतियों को बल देने के लिए और लोगों की आलोचना से बचने के लिए, लोगों को एक सबज बाग दिखाने के लिए कि ये हमारा राष्ट्र है, हमें अपने राष्ट्र के लिए मर मिटना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए ताकि वो लोग जो है राज्य के या राष्ट्र के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार से लोगों को राज्य अपने साथ जोड़ने का जो है वो प्रयास करता था। परंतु एम एन रॉय का सीधा मानना है कि ये राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं या समाजवादी या सामाजिक व्यवस्था की जो भावनाएं हैं या राज्य की व्यवस्था की जो धारणाएं हैं, ये सारी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाती हैं। तो चाहे वो राज्य है, चाहे वो राष्ट्र है, वो उसको किसी भी जो है हद तक जाकर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यानी यहां भी व्यक्ति जो है वो प्रथम है और राष्ट्र या राज्य जो है वो सेकेंडरी है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीयवाद संबंधी विचार। राय का विश्वास था कि विश्व में बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और ऐसे में अंतरराष्ट्रीयवाद जो है वो पूंजीवाद से और साम्राज्यवाद से अलग होना चाहिए। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जो स्टेट है उसका ये एक तरह से उत्तरदायित्व है कि वो अपने लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं की रक्षा करे और देश के विकास के लिए जो है वो कार्य करे, ना कि साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाया जाए, ना कि इस प्रकार के नीतियों को बढ़ाया जाए जिसमें साम्राज्यवाद का सहारा लेकर, उपनिवेशवाद का सहारा लेकर एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला करे और दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। तो जो अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी इनके विचार हैं वो यही है कि राष्ट्रवादी भावना को या अंतर्राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठ के हमें अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव प्रत्येक जो है धारणा का, प्रत्येक विचार का केंद्र बिंदु है, प्रत्येक एक तरह से प्रत्येक थॉट का, प्रत्येक अवधारणा का, प्रत्येक जो है व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीयवाद में भी अंतर्राष्ट्रीयवाद की जगह भी मानवतावाद को ज्यादा प्राथमिकता जो है वो देनी आवश्यक है। नेक्स्ट है धर्म के संबंध में विचार। एम एन रॉय के राजनीतिक विचारों में इनके धर्म संबंधी विचारों को भी हम जो है जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके जो धर्म संबंधी विचार हैं वो भी बहुत ही जो है जो क्लियर है बिल्कुल। और इनका ये मानना है कि जो धर्म है वो व्यक्ति को जो है एक तरह से तर्क से दूर ले जाता है। जैसे कि प्रत्येक मार्क्सवादी या समाजवादी का विचार है कि धर्म जो है, धर्म का प्रयोग करके जो राजनेता हैं, जो स्टेट क्राफ्ट हैं, जो स्टेट की एजेंसीज हैं या जो पूंजीपति हैं, वो धर्म का प्रयोग करके, या जो राज्य हैं वो धर्म का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं।
क्योंकि धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनता है। धर्म व्यक्ति को यह सिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। धर्म व्यक्ति को तर्क नहीं सिखाता, धर्म व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता, बल्कि उसको अंधविश्वासों में धकेलता है। धर्म में जो चीज प्रचलित है उसको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं होती कि वो उसको तर्क की कसौटी पे कस सके। या धर्म में जो व्यवस्था प्रचलित है, धर्म में जो अवधारणाएं या जो विचार प्रचलित हैं, किसी भी व्यक्ति को ये जो है अधिकार नहीं होता कि वो धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, वो धर्म के क्रियाकलापों के, धर्म के पूजा पाठ के, धर्म के रीति रिवाजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए या उनको मानने से इनकार करे। तो ऐसी व्यवस्था में एम एन रॉय का मानना था कि धर्म व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बनाता है, धर्म व्यक्ति में तर्कशील दृष्टिकोण को पैदा नहीं होने देता। इसलिए वो धर्म के एक तरह से विरुद्ध विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि धर्म को जो है व्यक्ति के विकास के मार्ग में, धर्म को व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के मार्ग में, धर्म को व्यक्ति के अधिकारों के मार्ग में कतई किसी भी तरीके से आना नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जो है वो प्रथम है, व्यक्ति के अधिकार जो है वो प्रथम है, व्यक्ति जो है वो प्राइमरी इकाई है। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ कोई भी समझौता करने के पक्ष में एम एन रॉय बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है सहकारी समाजवाद। एम एन रॉय इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जो है वो अपनाना चाहते थे जिसमें सब मिलकर सहयोग कर कार्य करें। आर्थिक व्यवस्था को ना तो वो राज्य के अधीन देना चाहते थे और ना ही वो राज्य को कोई बहुत अच्छी संस्था मानते थे, क्योंकि राज्य हो या समाज हो या राष्ट्र हो, ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं, ये सभी संस्थाएं जो हैं, वो व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। व्यक्तियों की इच्छा का उल्लंघन होता है, व्यक्तियों के विकास का उल्लंघन होता है। तो इसके स्थान पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो लेके आना चाह रहे थे जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें। और वो समाजवादी व्यवस्था, वो सहकारी, जिस सहकारी समाजवाद की एम एन रॉय बात करते हैं, वो सहकारी समाजवाद किसी राज्य के अधीन नहीं चलेगा। उस सहकारी समाजवाद का कोई मालिक नहीं होगा, वो लोगों के समूह होंगे, वो लोगों के जो है एक तरह से जैसे राजनीतिज्ञों जैसे स्टूडेंट्स का समूह, जैसे टेक्नीशियंस का समूह, जैसे वकीलों का समूह, जैसे टीचर्स का समूह, जैसे आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले या कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसानों का समूह, इस प्रकार के जो समूह हैं वो उत्पादन का ध्यान रखेंगे और वो उत्पादन करने के लिए इसलिए भी तत्पर रहेंगे क्योंकि ये उनकी इच्छा है, ये उनकी मनोकामना है, ये उनके दिल की इच्छा है, उनके लिए प्रेरणा है, ना कि वो किसी राज्य के अधीन होंगे। जिस प्रकार के सहकारी समाजवाद की बात जो है एम एन रॉय करते थे, उसमें 3 बातें जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। नंबर 1 बात ये है कि सहकारी समाजवाद जो होगा वो परस्पर सहयोग पर आधारित होगा, यानी आपस में लोग सहयोग करेंगे, चाहे वो कृषि हो रही है, चाहे वो उत्पादन की कोई फैक्ट्री है, चाहे वो कोई कंपनी है, उसमें एक तरह से जो उत्पादन होगा या उसमें जो काम होगा उसमें परस्पर सहयोग करके लोग स्वयं एकत्र होकर उसके लिए काम करेंगे, उनके ऊपर राज्य को कोई हाथ नहीं होगा। दूसरी विशेषता सहकारी समाजवाद की जो है वो ये होगी कि सहकारी समाजवाद किसी भी प्रकार से पराधीन नहीं होगा, यानी किसी दूसरी व्यवस्था के अनुरूप या अधीन नहीं होगा सहकारी समाजवाद, उसमें सब लोग स्वतंत्र होंगे। तीसरी जो विशेषता होगी सहकारी समाजवाद की वो ये होगी कि समाज या राज्य के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का बलिदान नहीं करना पड़ेगा। लोगों को अपनी स्वतंत्रता का या समानता का या फिर लोगों को जो है अपने अधिकारों का बलिदान किसी भी कीमत पर राज्य के सामने नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पूंजीवाद तथा साधारण लोगों का आर्थिक जीवन, जो नेक्स्ट इनके विचार हैं राजनीतिक विचारों में जिनको हम शामिल कर सकते हैं, वो है कैपिटलिज्म एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मासेस। यानी यदि पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो उसमें लोगों का जीवन कैसा होगा, इस बारे में ये विचार करते हैं।
एम एन रॉय का मानना था कि जो भी पूंजीपति होंगे या जो भी आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे वो कभी भी समाज हित में कार्य नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने आर्थिक हित में सदैव सेल्फिश होकर कार्य करेंगे, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए कार्य करेंगे। वो सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, वो लोगों की भलाई का काम नहीं करेंगे, वो लोगों की जो है लोगों को रोजगार से संबंधित गारंटी मिले इसका काम नहीं करेंगे, लोगों के सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नहीं करेंगे, लोगों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा काम नहीं करेंगे, लोगों को विकसित करने के लिए ज्यादा काम नहीं करेंगे, लोगों के कार्यों के घंटे निश्चित करने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो लेबर चाहिए, उनको तो काम चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। उनको बेरोजगारी से, उनको बेकारी से, बीमारी से या उनको जो है लोगों के जीवन स्तर से, उनको लोगों की सुविधाओं से, उनको लोगों की भौतिक आवश्यकताओं से कोई सरोकार नहीं होगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा लोगों का शोषण होगा, लोगों के अधिकारों की बात नहीं होगी, लोगों की स्वतंत्रताओं की बात नहीं होगी, लोगों के सार्वजनिक जीवन की बात तो होगी लेकिन लोगों के निजी जीवन की बात नहीं होगी, लोगों को निजी अधिकार नहीं मिलेंगे, लोगों को निजी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लोगों को जो है जीवन स्तर अच्छा उठाने के लिए उनको समय नहीं मिलेगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था को ये बिल्कुल जो है लोगों के जीवन के खिलाफ मानते थे। और ये इस विचार के भी पक्ष में नहीं थे कि राज्य को जो है वो लीजेस फेयर की नीति अपनानी चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति जो है वो राज्य को अपनानी चाहिए। एम एन रॉय का मानना था कि अहस्तक्षेप की जगह राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उन लोगों तक भी जो है समानता या आर्थिक अधिकार पहुंचाए जाएं जो कि हैव नॉट हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, या जो कमजोर हैं, या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके भी समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं का जो है ध्यान पूरा पूरा रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। एम एन रॉय का मानना था कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक स्वतंत्रता उसको मिलनी परम आवश्यक है। कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश किसी व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता या अधिकारों पे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इनका मानना था कि जो समाज है उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार की परिस्थितियां प्रचलित हैं, किस प्रकार के रीति रिवाज प्रचलित हैं, किस प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हैं, किस प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं, किस प्रकार के लोगों का रहन सहन का तरीका प्रचलित है, वो पता नहीं तर्कपूर्ण है या नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वो समाज की रिस्पेक्ट के नाते लगा लो, समाज के कायदे कानूनों को मानना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि यदि उसको समाज की किसी प्रकार की कोई नीति, कोई रूल, कोई नियम यदि उसकी स्वतंत्रता की मुखालफत करता है, उसको उसकी स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकता है, उसको निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में समाज कहीं आड़े आता है, तो समाज को पीछे हटना चाहिए। समाज को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा जो व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विरुद्ध होगा। लोगों को अधिकार और स्वतंत्रताओं का दिया जाना ये परम आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के संबंध में विचार। जैसा कि हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि जो एम एन रॉय के जो राजनीतिक विचार हैं वो बिल्कुल सारे के सारे स्वतंत्रता और अधिकारों पर ही केंद्रित हैं। सबसे पहले व्यक्ति पर केंद्रित है, फिर व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित है, फिर व्यक्ति के स्वतंत्रता पर केंद्रित है, फिर व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित है। कोई भी व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। तो इसलिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाना ये व्यक्तियों का परम और सबसे प्रमुख और मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को मिलना चाहिए। व्यक्तियों की स्वतंत्रता के मार्ग में कोई भी व्यवस्था आड़े नहीं आनी चाहिए। और इसी आधार पर इन्होंने नवीन मानवतावाद का सिद्धांत भी दिया, जिसमें व्यक्ति ही केंद्रित, मतलब सारी व्यवस्था जो है वो व्यक्ति केंद्रित होगी और व्यक्ति ही प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक समाज का केंद्र बिंदु होगा। इस प्रकार के नवीन एक तरह से मानवतावाद की बात करने वाले एम एन रॉय प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भारत में पैदा हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद के पतन का सिद्धांत। एम एन रॉय का मानना था कि उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवादी जो व्यवस्था है या साम्राज्यवादी जो व्यवस्था है वो लगातार
आर्थिक प्रगति के लिए, सेल्फ की आर्थिक प्रगति के लिए, अधिक मुनाफा कमाने के लिए कार्य करती है। जो समाजवादी व्यवस्था होगी या जो पूंजीवादी व्यवस्था से उल्ट जो व्यवस्था होगी, उसमें लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा। जबकि उपनिवेशवादी व्यवस्था में या साम्राज्यवादी व्यवस्था में या फिर पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों का सीधे सीधे शोषण किया जाएगा और लोगों के अधिकारों स्वतंत्रताओं की कोई बात नहीं की जाएगी। लोगों से काम तो लिया जाएगा लेकिन उनको पैसे बहुत कम दिए जाएंगे। लोगों से लेबर तो ली जाएगी, लोगों से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर तो ली जाएगी, लेकिन उसको उनकी मेहनत के मुकाबले जो पैसे हैं वो बहुत कम दिए जाएंगे और मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में जाएगा और मुनाफा कमाकर वो अपने उपनिवेश को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो साम्राज्यवादी नीतियां अपनाएंगे, वो एक उपनिवेश को दूसरे देशों में भी स्थापित करने की बात करेंगे, वो दूसरे राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने पक्ष में या अपने अधीन करने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा करते हुए पूंजीपति लोगों की इच्छाओं, आशाओं, आकांक्षाओं का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसे में लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे होंगे क्योंकि लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, निर्बलता बढ़ेगी, दुर्बलता बढ़ेगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, वो विकसित नहीं होंगे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो है या उपनिवेशवादी व्यवस्था है जो है, जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, वो उसका पतन अपने आप होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन मानवतावाद। नवीन मानवतावाद भी इनके राजनीतिक विचारों के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इनका मानना है कि व्यक्ति एक तर्कशील प्राणी है, व्यक्ति में तर्क की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और वो तर्क के आधार पर एक दूसरे का सहयोग करता है, वो संघर्ष की विचारधारा को नहीं अपनाता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि सेम नुकसान वो अपना भी सहन नहीं करना चाहता। इसलिए वो ऐसा काम नहीं करता कि वो दूसरों से जो एक्सेप्ट ना करता हो, यानी वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कि वो अपने प्रति भी दूसरे लोगों से चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति है वो बहुत ही तर्कपूर्ण प्राणी है और नवीन मानवतावाद इसी सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति को राजनीतिक संबंध बनाने दिए जाएं, व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने दिए जाएं, व्यक्ति को राज्य के संबंध बनाने की इजाजत मिले, व्यक्तियों को परस्पर संबंध बनाने की इजाजत मिले और व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, उनको अधिकार दिए जाएं ताकि वो लोग जो है अपने जीवन को और तर्कपूर्ण ढंग से जो है वो विकसित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जो है ये मौलिक या नवीन मानवतावादी व्यवस्था को वो जो है स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है संगठित लोकतंत्र संबंधी विचार। संगठित लोकतंत्र से अभिप्राय एम एन रॉय का ये था कि एक ऐसा जो प्रचलित लोकतंत्र है या जिस प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्था अभी प्रचलित है यूरोप में, या जिस प्रकार की व्यवस्था हम आगे कल्पना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, तो उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। जो एम एन रॉय कहते हैं कि नवीन जो व्यवस्था होगी उसमें राजनीतिक दलों का या राज्य का कोई स्थान नहीं होगा, उसमें लोग संगठित होंगे, उसमें लोगों के समूह बनेंगे। जैसे कि हम पहले भी पॉइंट में बात कर रहे थे कि लोगों के व्यवसायिक समूह बनेंगे, इतिहासकारों का समूह, कानूनविदों का समूह या अर्थशास्त्रियों का समूह, इंजीनियर लोगों का समूह, डॉक्टरों का समूह, टीचर्स का समूह, ये सारे समूह बनेंगे और इन समूह के जरिए ही जो है वो वोटिंग होगी, ये समूह ही जो है वो सरकार बनाएंगे और इन्हीं को जो है लोकतंत्र में एक तरह से राजनीतिक दल से रिप्लेस किया जाएगा और ये ही राजनीति चलाएंगे। तो इस तरह की एक संगठित लोकतंत्र की जो है जो कामना जो है वो एम एन रॉय करते हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एम एन रॉय के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें व्यक्ति को, व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को, व्यक्ति की समानताओं को, व्यक्ति की आर्थिक राजनीतिक आवश्यकताओं को परम और प्रथम स्थान देने की बात एम एन रॉय करते हैं और किसी भी कीमत पर राज्य को या राष्ट्र को जो है या धर्म को किसी भी प्रकार का ऐसा अधिकार नहीं देना चाहते जिससे लोगों के निजी हितों को हानि हो, लोगों के निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को हानि हो या लोगों की समानता या स्वतंत्रता को हानि हो। तो व्यक्ति को ये प्राइमरी
मानते हैं अपने राजनीतिक विचारों में। तो ये थे एम एन रॉय के राजनीतिक विचार, जिनसे यही साबित होता है कि वो समाजवादी होने के साथ साथ जो है मानवतावादी भी हैं और लोगों के अधिकारों और जो है लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रबल समर्थक हैं, और लोगों के अधिकारों स्वतंत्रताओं को किसी भी कीमत पर राज्य के ऊपर न्यौछावर या राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर करने से वो परहेज करते हैं, और प्रत्येक वस्तु का जो है केंद्र बिंदु जो है वो व्यक्ति को ही मानते हैं। व्यक्ति से ऊपर ना तो राज्य है, ना व्यक्ति से ऊपर समाज है, ना व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है। व्यक्ति जो है वो प्रथम इकाई है, और व्यक्ति के लिए ही राज्य उत्पन्न हुआ, व्यक्ति के लिए ही समाज उत्पन्न हुआ, व्यक्ति के लिए ही धर्म उत्पन्न हुआ, और ये सारे जो है संस्थाएं, सारी जो इकाइयां हैं वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को सफल बनाने के लिए, व्यक्ति के स्वतंत्रता देने के लिए, व्यक्ति को जो है एक तरह से विकसित करने के लिए ही इन सारी व्यवस्थाओं का जो है वो प्रचलन आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।